Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kaman Zahir, and in this session we will discuss the powers of the inspector in continuation of the previous session where we have discussed the functions or the duties of the inspector. अच्छा, लास्ट सेशन में हमने एक बात पर जोर दिया था, वो ये था कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं या आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, then he or she must have some authority, some power in order to carry out the responsibilities in a good manner. तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम पावर ऑफ इंस्पेक्टर पढ़ेंगे तो हमारे जहन में ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर भी होनी चाहिए कि ये पावर जो दी गई है वो पावर किस ड्यूटी को पूरा करने के लिए, किस फ़र्ज़ को बखूबी सर अंजाम देने के लिए दी गई है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखें, पावर्स को एक तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, दूसरा ये ध्यान में रखिएगा कि जो पावर हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, उन्हें रेजिस्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी इन पावर्स में या इंस्पेक्टर पावर्स को एक्सरसाइज करने में कोई रुकावट डालना चाहिए या इंस्पेक्टर का काम करने का जो प्रोसीजर है उसमें किसी किस्म की रुकावट डाली तो ये पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कहाँ लिखा हुआ है देख लेते हैं इसे अभी हम। पनिशमेंट्स यानी पेनल्टीज़ कहाँ मेंशन है? अब तक जो लोग इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि पेनल्टीज़ आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976। ओके, सेक्शन 27 है। इस सेक्शन 27 में अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ें, रेफरेंस क्या होगा ये देखें, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है, नंबर विद इन ब्रैकेट सबसेक्शन। It is written under subsection 3 of section 27 of the Drug Act 1976 that whoever obstruct an inspector in the exercise of any power conferred upon him, ठीक है, और disobey the lawful authority shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year। मतलब इंस्पेक्टर के काम में मुदाखलत की, रुकावट डाली तो ये पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, और ये कहाँ लिखा हुआ है? अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976। ठीक है, इन दो चीज़ों को, एक इस पनिशमेंट को और एक ड्यूटीज़ को। ड्यूटीज़ कब? जो पिछले सेशन में डिस्कस की थी, रूल से मौजूद है, रूल नंबर 4 ऑफ याद नहीं रहता मुझे, आप कोशिश कीजिएगा आप लोग याद रहे। रूल नंबर 4 ऑफ द ड्रग्स फेडरल इंस्पेक्टर्स, फेडरल ड्रग लेबोरेटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 1976। ओके, इसके रूल नंबर 4 में ड्यूटीज़ हैं। इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए जब आप पावर्स पढ़ेंगे तो बेहतर तौर पे समझ में आएंगी और इधर उधर भटकने के चांसेस कम होंगे। तो अब हम पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19। अच्छा, सेक्शन 19 आगे, सेक्शन 19 में क्या जल्दी बता रहा हूँ, सेक्शन 19 में प्रोसीजर लिखे हुए कि इन पावर्स को और जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करने का तरीक़ाकार क्या है सेक्शन 19 में। एंड ऑफ एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ एन इंस्पेक्टर में विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज़ अपॉइंटेड वगैरह वगैरह, ये अब इसकी पावर्स आ रही हैं। पहली पावर है इसकी, इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस wherein any drug is manufactured, the plant, process of manufacture, the means employed for standardizing and testing the drug, and all relevant records and register। जब आपने पहली पावर पढ़ी तो एकदम से क्लिक हुआ कि तकरीबन मिलता जुलता टेक्स्ट आप ड्यूटी ये पढ़ चुके हो। मैं ड्यूटी निकाल लेता हूँ, ये थी ड्यूटी, यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, मतलब एसेंस यही है, टू इंस्पेक्ट, यहाँ फ्रीक्वेंसी बस आ गई है, all premises licensed to process of manufacture, method and places of storage, standardization testing, records and register वगैरह वगैरह, ये तकरीबन यही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और यही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो थी ड्यूटी, ये है पावर। इसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, फ़र्क तमीज़ कैसे करेंगे इसमें? तो इसमें अगेन वही, आई एम मिसिंग द फेस टू फेस क्लासेस इस वक्त, या इंटरेक्टिव सेशंस। अगर इंटरेक्टिव सेशन होता है या तो इसमें अच्छी खासी एक
डिस्कशन होती तो फ्रूटफुल चीज़ आती। बहरहाल मैं आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसे देखने के बाद आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है ड्यूटीज़ की, और ड्यूटीज़ में एक तो इसको बाउंड करते हैं कि साल में कम से कम 2 दफ़ा करना है, और यहाँ इस इंस्पेक्शन का पर्पस बताया गया है। पर्पस क्या बताया गया है? टू सेटिस्फाई, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर मेट। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करना इस हवाले से, फिर वही बाद में रिपोर्ट में लिखिएगा। जबकि इधर सिंपल पावर दे दी गई है, मतलब पावर दे दी गई है, ये किसी प्रीमिस को इंस्पेक्ट कर सकता है। अगेन इसको अब आप सेक्शन 27, मतलब उसके जो सब सेक्शन 3 में आपने पढ़ा था उसे मिलाकर पढ़ेंगे तो ये होगा कि ये किसी भी जगह का इंस्पेक्शन कर सकता है और इसे रोका नहीं जाएगा। if you want to inspect the means employed for standardization testing, he can. If he want to look into the records and register, yes he can. ये इसकी पावर है। इस पावर को रजिस्ट करेंगे तो अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 यू मे बी पनिशेबल। ठीक है, तो ये पहली पावर आई, इसको हमने कनेक्ट किया पहली ड्यूटी से। अगेन इसके बाद सेकंड पावर क्या आ रही है? सेकंड पावर इसी तरीके से आ रही है। पहली पावर में भी इंस्पेक्शन था मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, सेकंड पावर में जहां उन प्रेमिसेस में जहाँ पे ड्रग सेल की जा रही है, स्टॉक हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्टोरेज वगैरह, तो ये इंस्पेक्शन आ गए। अगर आप गौर करें तो ये दोनों ड्यूटीज़ में भी यही दोनों चीज़ें थी। फ़र्क क्या है? यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई ये चीज़ ड्यूटी में थी कि इंस्पेक्शन का पर्पस है। यूँ कह लें कि यहाँ पर पावर में सिर्फ इंस्पेक्शन की पावर दी गई है और ड्यूटी में इस इंस्पेक्शन का पर्पस बताया गया कि क्यों शौक में नहीं जा रहा, ठीक है, किसी मकसद के लिए जा रहा है। वो मकसद क्या है? टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ that everything is in accordance with the condition of the license and the other provisions of the act. Similarly, तीसरी पावर है अंडर क्लॉज सी, टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर और बीइंग सोल्ड और इज स्टॉक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। सैंपल लेने की पावर रिकॉल कीजिएगा। यहाँ पर ड्यूटीज़ में था, ये ड्यूटी थी इसकी टू टेक सैंपल। अब अगर जिससे सैंपल ले रहा है सैंपल लेने से मना कर दे तो क्या कर लेगा ड्रग इंस्पेक्टर? ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आती है। जो भी मैन्युफैक्चरर है या रिटेल स्टोर कह रहे हैं मैं नहीं दे रहा सैंपल, तो ऐसी सूरत ना आए, क्योंकि अगर सैंपल नहीं लेगा तो आगे एनालिसिस कैसे कराएगा, एनालिसिस नहीं कराएगा तो एविडेंस कैसे आएगा, एविडेंस नहीं आएगा तो प्रोसिक्यूशन कैसे करेगा अगर किसी किसी की प्रॉब्लम है। तो इस खदशे से बचने के लिए क्या हो सकता है, उससे कोई सैंपल ना दे तो उसके लिए पावर दी गई टू टेक सैंपल। अब इसकी पावर है, ये सैंपल ले सकता है। कहाँ, किस चीज़ों का? उन ड्रग्स का जो बनाई गई हैं या सेल की जा रही हैं या स्टोर की गई हैं, इन सब के सैंपल ले सकता है। अब इसके पास पावर है। सैंपल नहीं देंगे तो अगेन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 जहन में रखिएगा। इसके बाद पावर आ रही है एंटर एंड सर्च। अब सिचुएशन जहन में रखें कि दोनों ऊपर की चीज़ें हैं। इंस्पेक्ट प्रीमिसेस, किसी भी जगह का वो इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा, उन्होंने खोला, उन्होंने नहीं खोलना मैं दरवाज़ा, आपका प्रीमिसेस का इंस्पेक्शन करना है ना, आप प्रीमिसेस का इंस्पेक्शन कर लें। दरवाज़ा लॉक है या आपको प्लांट प्रोसेस से करना है, रजिस्टर से करना है, क्यूसी एरिया का करना है, आप कर लें। किसी और जगह का मैं आपको इंस्पेक्शन नहीं करने दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए इसके पास पावर है, या वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हो टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। मे बी कोई गलत काम हो रहा हो, मतलब गलत का मतलब ये है कि विच इज़ नॉट परमिसेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सही गलत की हम डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसा हमारा डोमेन नहीं है, ना मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं सही गलत के बारे में कमेंट कर सकूं। दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, अब कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हो सकता है उसका एविडेंस वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो डीलिंग टैक्टिक्स से, तो इसको पावर दी गई है एंटर एंड सर्च की। ठीक, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अब इसे पढ़ लेते हैं डिटेल में। एंटर एंड सर्च विथ सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसीडर नेसेसरी एनी बिल्डिंग। अब ये कंटिन्यूशन में आ रहा है। एंटर एंड सर्च के बाद की बीच की चीज़ें अगर आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें तो एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में जा सकता है, वेसल, ट्रांसपोर्ट, किसी गाड़ी, बस, ट्रेन और प्लेस, ठीक है, इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव। अच्छा, ये प्लेस और बिल्डिंग में फ़र्क क्या होगा? प्लेस और बिल्डिंग में कोई फ़र्क करेंगे?
सोचें, यकीनन आप लोगों के जहन में होगा, अच्छा फ़र्क होगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बता देता हूँ। बिल्डिंग एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट को हम कह रहे हैं, दरवाज़ा होगा जहाँ से आप अंदर एंटर हो रहे होंगे। प्लेस में कोई भी एक ओपन एरिया हो सकता है, किसी किस्म का कोई गोदाम है उसके अंदर कोई जगह है, कोई पार्क है जहाँ पर आपने कहीं कोई चीज़ स्टॉक करके रखी हुई है, एनीथिंग। ठीक है, बिल्डिंग में क्लोज डोर, दरवाजे के पीछे किसी बंद जगह का दीवारों और छतों का कॉन्सेप्ट आता है, प्लेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। अच्छा, इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव that an offense under this act or any rule is being committed may continue to be committed। ज़हन में रखिएगा, किसी भी बिल्डिंग में, वेसल में, प्लेस में एंटर एंड सर्च कर, एंटर हो सकता है, सर्च कर सकता है। अगर यहाँ तक होता तो बहुत खौफनाक पावर है ये। लेकिन उसके बाद फिर जब पढ़ते हैं तो ज़रा माइल्ड हो जाती है। इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके पास कोई ना कोई वजह होगी कि वो कोई एविडेंस, नॉट द एविडेंस, एविडेंस के लिए तो वो छापा मार रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन हो कि इस जगह, इस बिल्डिंग, इस वेसल में इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है, या इस रूल्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है, या हो सकती है, मतलब तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, तो इस सूरत में वो एंटर और सर्च कर सकता है। और बाद में कहीं हम पढ़ेंगे कि इसको फिर बाद में इसका एविडेंस भी देना पड़ेगा। जब रिपोर्ट लिखेगा ना तो ये बताएगा, सबको पब्लिक नहीं करेगा, मतलब अपने ऑफिसर्स को या जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी बताएगा कि क्यों गया था, क्या एविडेंस था, क्या इन्फॉर्मेशन थी इसके पास। तो ये पावर है एंटर एंड सर्च की। अच्छा, और इसके साथ साथ विथ सच असिस्टेंस इफ़ एनी एज ही कंसिडर्ड नेसेसरी। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको समझने के लिए यूँ कर लें कि फॉर एग्जांपल इसे किसी जगह पर पता चला कि एक बिल्डिंग है जहाँ इस पूरी सड़क बनाई जा रही है, जाली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर इसके पास कोई आर्म्स तो होते नहीं है, ऐसी कोई पावर तो नहीं, पावर तो ये जगहों पे जाने की है ना। अब वो तो लाइसेंस प्रेमिसेस ही नहीं है। किसी जगह पर किसी एक दूर दराज एरिया में एक मकान में ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो क्या करेगा, असिस्टेंस के साथ जाएगा। असिस्टेंस किसकी हो सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। पूरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो भी इसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो इन्फॉर्म करके असिस्टेंस तलब कर सकता है। असिस्टेंस जो भी इसको मिले, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की आमतौर पर पुलिस होती है पहली सूरत में। अगर इसमें ड्रग नहीं है या ड्रग के साथ साथ नारकोटिक्स इन्वॉल्व है तो यकीनन एंटी नारकोटिक फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस जो हाईलाइटेड पोर्शन है, हाईलाइटेड पोर्शन को इस कंटेक्स्ट में पढ़िएगा। तो हमने यहाँ चौथी पावर जो मेंशन है अंडर क्लॉज डी वो पढ़ी कि इस इंस्पेक्टर का पावर है एंटर एंड सर्च किसी बिल्डिंग, प्लेस में, उस जगह जहाँ पर उसके पास रीज़न हो, स्ट्रॉन्ग रीज़न हो कि यहाँ पर किसी किस्म की वायलेशन हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से कोई ऐसी सूरत आती है जहाँ पर किसी की विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म का कोई कंटेनर ओपन करना है या कोई दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोलना है, तो बाद में कोई कह सकता है ना, ओनर, मैन्युफैक्चरर, एरिया इंचार्ज, रिटेल ड्रग स्टोर के इंचार्ज, कि भाई इसने डब्बा मेरे सामने नहीं खोला था, कहीं और जाके खोला था, पता नहीं क्या कुछ डाल दिया होगा। तो ऐसी सूरत में ये मौके पर मौजूद किसी को भी गवाह के तौर पर कह सकता है कि आप गवाह बने, मैं आपके सामने ये कंटेनर ओपन कर रहा हूँ, या आपके सामने मैं ये अलमारी ओपन कर रहा हूँ, या आपके सामने इस कमरे का दरवाज़ा जो कि लॉक है मैं इसे खोल रहा हूँ, और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसकी गवाही आप देंगे कि आपको कुछ ये चीज़ें नज़र आई थी। तो ये बात आ रही है, अब दोबारा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कॉल एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस, ठीक, इन द कोर्स ऑफ सर्च और सीजर। सर्चिंग के दौरान में वही जो बात अभी एक्सप्लेन की है, सर्च के किसी को भी ये विटनेस के तौर पर कह सकता है। अच्छा, इसी तरीके से अगली पावर है कैन सीज such drug and all material used in the manufacture। अगेन जिस तरह सर्च वाली पावर है, ये पावर भी ज़रा आप देखें, अच्छी खासी पावर है कि आप सीज कर सकते हैं। सीज का मतलब क्या है कि इसे फ्रीज कर दिया, अब इस चीज़ को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक टर्मिनोलॉजी है कॉन्फिस्केट और दूसरी टर्मिनोलॉजी है सीज। एक कॉन्फिस्केट और फ्रीज या सीज। देखिए, कॉन्फिस्केट में ये होता है कि कॉन्फिस्केट में ओनरशिप चेंज हो जाती है। अब कोई भी चीज़ किसी की
मिल्कियत में नहीं रही, अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई है। जैसे उर्दू में करीब तरीन वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो ज़ब्त बहक़ सरकार टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ मतलब यहाँ जो मेंशन है हाईलाइटेड है सीज़। ये सीज़ का मतलब क्या है कि वक्ती तौर पर आपने ओनर को उससे फ़ायदा उठाने से, उसको इस्तेमाल करने से रोक दिया है, फ्रीज़। मिलती जुलती टर्म आप सील भी इस्तेमाल कर लें, सील, फ्रीज, सीज, ये करीब तरीके की टर्म आ जाएंगी। बस कॉन्फिस्केट की टर्म इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा। अच्छा, कॉन्फिस्केट में चूंकि ओनरशिप चेंज हो रही है, इंस्पेक्टर नहीं करेगा, वरना तो मतलब जंगल का कानून बन जाएगा अगर मेरी ज़ाती राय कि कॉन्फिस्केट की पावर अगर इंस्पेक्टर को मिल जाए। कॉन्फिस्केट सिर्फ ड्रग कोर्ट कर सकती है अंडर दिस एक्ट। ड्रग कोर्ट अगर ये समझती है कि हाँ क्राइम हुआ है और इस क्राइम में ये गाड़ी या ये बिल्डिंग या ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, तो वो उसे जब्त कर सकती है, गवर्नमेंट के हवाले कर सकती है, गवर्नमेंट उसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे कर ले। लेकिन सीज में सिर्फ ओनर को उससे फ़ायदा उठाने से रोक दिया गया जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं सीज such drug and material used in the manufacture thereof and any other article including register cash memo invoices bills, मतलब चीज़ों को फ्रीज कर दें ना, सील कर रहे हैं, which is reason to believe may furnish evidence of the commission of वगैरह। ठीक। अच्छा, अब इसमें यह है कि सीज़ ये उस सूरत में करेगा जब ये समझता है कि अगर मैंने सीज़ नहीं किया तो एविडेंस ज़ाया हो सकता है। इंस्पेक्टर, चूँकि आपने ड्यूटी में पढ़ा है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ड्यूटी इसकी एक ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट और टू इंस्टीट्यूट, प्रोसिक्यूटर है, ये दोनों काम इसको करने, और इन दोनों कामों को करने के लिए इसके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। तो अगर मौके पर कोई एविडेंस उसे नहीं मिला, लेकिन वो कंफर्म है कि इधर ही या तो मटेरियल के अंदर, इक्विपमेंट्स में, रिकॉर्ड्स में, रजिस्टर्स में कहीं ना कहीं कोई एविडेंस है, तो वो उसे सीज कर सकता है सफिशेंट टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि जिसमें नुकसान हो, और उसमें से एविडेंस तलाश करे। ठीक है, ये इसकी पावर है। अच्छा, प्रोवाइडेड के साथ फिर एक वर्ड आता है, प्रोवाइडेड में ये लिखा हुआ है कि अगर वो ये समझता है कि ऐसी कंट्रावेंशन है जो जिसे ओवरकम किया जा सकता है, कोई हल्की फुल्की सी माइनर कोई डेविएशन है, कोई माइनर डेविएशन है। जनरली मैं कहता हूँ कि 3 दफ़ा हाथ धोने थे, 3 दफ़ा के बजाय 2 दफ़ा हाथ धोएं या 1 दफ़ा हाथ धोएं, तो मतलब 1 दफ़ा हाथ धोए तो 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा हाथ धोया जा सकता, मतलब ये रेमिडियल है। ठीक है, तो इस सूरत में ये होगा कि वो इंस्पेक्टर चाहे तो स्टॉक सीज ना करे, सीज ना करे, बल्कि एक अंडरटेकिंग ले लें कि उस जहाँ पर स्टॉक मौजूद है कि आप इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करेंगे, और ओवरकम करने के बाद आप इसे सेल कर सकते हैं। या जो वर्डिंग यहाँ पर लिखी है कि कैन नॉट सेल विदाउट रेमिडिंग द डिफेक्ट, हम ये कह रहे हैं कि इसका ये मतलब बन रहा है कि उससे अंडरटेकिंग हलफ ले ले, नहीं हलफ तो खैर एफिडेविट का वर्ड आ जाए, ठीक है चलें अभी चला लें इसको, उससे ये लिखवा ले, प्रूफ ले ले कि पहले रेमेडियल एक्शन लेगा, उसके बाद इस चीज़ को सेल कर सकता है। एक और चलें इससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेबलिंग गलत हो गई है, और गलत ऐसे नहीं कि गलत का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है या डबल शेड आ गया, बाकी जो 11 पर्टिकुलर्स हैं वो सारे विजिबल हैं, कलर फेड हो रहा है। ठीक, या जो कंटेनर्स बंद हो रहे हैं उसकी प्रॉपर सीलिंग नहीं हुई है। मैं वाइल एम्प्यूल या इमीडिएट कंटेनर की बात नहीं कर रहा, इमीडिएट कंटेनर तो ये मेजर प्रॉब्लम होगी, कोई माइनर चीज़ें हैं, तो इस सूरत में कहते हैं कि ठीक है इस रेमेडी को कवर कर लेना, और आ, उसके बाद फिर आप इस ड्रग को सेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्लॉज जी, यहाँ अब इसको आप कनेक्ट अगेन कीजिएगा इससे कि प्रोसिक्यूशन इसको करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे कि ये किसी भी शख्स को किसी मुनासिब जगह पर जो यकीन इसका ऑफिस होगा, मुनासिब जगह पर मुनासिब टाइम पर यकीनन ऑफिस आवर्स स्टेटमेंट के लिए बुला सकता है, या किसी किस्म की से इंफॉर्मेशन दरकार है किसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, और कौन सा ऑफेंस है जो कि इस एक्ट के तहत ऑफेंस है,
उसकी असिस्टेंस के लिए किसी को बुलवाना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई स्टेटमेंट लेनी हो, तो ये उसे बुलवा सकता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद जो पावर आ रही है, ऐसे चलें प्रोवाइडेड के साथ पढ़ लें। प्रोवाइडेड के साथ, प्रोवाइडेड दैट द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 132 133 सीसीपी शैल बी एप्लीकेबल टू रिक्वेजिशन ऑफ अटेंडेंस अंडर दिस क्लॉज। अच्छा, अब ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात आ रही है। फ्रेंकली मैंने पढ़ा हुआ नहीं है इसको, अगर पढ़ लेंगे याद रहा तो आपसे फिर मैं शेयर कर लूँगा। इस वक्त हम सिर्फ ये करते हैं कि ये बड़ी ओपन चीज़ लग रही है। इस सेक्शन 132 133 में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दी गई होंगी, वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद फिर पावर आती है लॉक एंड सील एनी फैक्ट्री, लेबोरेटरी, शॉप, बिल्डिंग, स्टोर हाउस और गोदाम और अ पार्ट देयर ऑफ वेयर एनी ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड एक्सेट्रा एग्जिबिटेड फॉर सेल इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल। अब यहाँ पर बात आ रही है लॉक एंड सील। किसी भी फैक्ट्री का ये टर्म बड़ी कॉमनली आप देखें कि एरिया सील कर दिया या फैक्ट्री को सील कर दिया, लेबॉर्ट्री को सील कर दिया, दुकान को सील कर दिया, बड़ी कॉमन चीज़ें हो रही होती हैं। ये वो सील है। अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल ही टोटल लॉक ना, मतलब कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं जा सकती। बंदे तो यकीनन नहीं होंगे अंदर, वो तो आपने निकाल ही नहीं होंगे, कोई आर्टिकल बाहर नहीं जाएगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एच में बात आ रही है, क्लॉज एच में, तो क्लॉज एफ में क्या था, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मिलती जुलती बात थी बज़ाहिर। देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा था सीज सच ड्रग एंड ऑल मटेरियल्स, जिसमें फिर वो रजिस्टर, कैश मेमोज। इसका ये था कि आप इन चीज़ों को सीज कर रहे हैं, इन चीज़ों को किसी जगह पर रख के, कंटेनर में रख के लॉक लगा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ बिल्डिंग की बात आ रही है। इस बिल्डिंग को आप कहीं उठाकर नहीं ले जा सकते, लेबॉर्ट्री को कहीं उठाकर नहीं ले जा सकते, तो उसको एज इट इज़, या यूँ समझ लें कि वो उन चीज़ों की बात हो रही है क्लॉज एफ में, जिन्हें आप मूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं, या कोई और, मतलब कोई और इन्हें मूव कर सकता है। ऐसा ना हो कि आप खुला छोड़ करके किसी ने रजिस्टर गायब कर दिया, फाड़ दिया, जला दिया, होता है ना, आग लगती रहती है ऑफिस में। खैर आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बात हो रही है पूरी बिल्डिंग की, जिसे कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकता। तो यहाँ पर लॉक एंड सील की बात हो रही है। आपने बिल्डिंग्स को लॉक कर दिया, उस बिल्डिंग के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी, उसमें से तो कुछ ही निकाल रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बाद, इन दोनों क्या चीज़ें, ये क्लॉज एफ सीज और क्लॉज एच, यहाँ पर आपने लॉक किया। यहाँ पर एक सवाल था, यहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अब देखिए ना, दोबारा देख लेते हैं। एफ में यहाँ कहीं टाइम ड्यूरेशन है, नहीं है। या तो पता लगता है भाई 1 साल के लिए बंद करके रख दो, ये तो जस्टिस नहीं है ना। मतलब एविडेंस ढूंढने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, इतना टाइम तो नहीं चाहिए होगा। और आप ये ड्रग एक्ट की बात कर रहे हो, ड्रग इंस्पेक्टर भी एक्सपर्ट एक्सपर्ट है फील्ड का। जो मैन्युफैक्चरिंग में खड़ा है वो भी एक्सपर्ट है, फार्मासिस्ट है। जो सेल ऑफ ड्रग कर रहा है वो भी एक्सपर्ट है, ड्रग एक्सपर्ट है, फार्मासिस्ट है। तो इतना टाइम लगता नहीं है, ये तो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो ये तो बिजनेस लॉस। इसी तरीके से एच की बात करें, अगेन लॉक एंड सील है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बिजनेस का लॉस है। अब आई देखें, आई में क्या आ रहा है, आई में ये आ रहा है कि फॉरबिड फॉर अ रीजनेबल पीरियड not exceeding 2 weeks or such further period which shall not be more than 3 months, as the inspector may with the approval of the provincial period boards are in, as the case may be specify any person in charge of any premises from removing or dispensing of any drug, article or other thing likely to be used in evidence of the commission of an offence under this act and the rules. अच्छा, अब इसे ज़रा हम समराइज और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा इन चीज़ों को लॉक एंड सील नहीं रखा जा सकता, या आर्टिकल को सीज नहीं रखा जा सकता। ठीक। अच्छा, और अगर इससे ज़्यादा, क्योंकि इतने अरसे में इसको एविडेंस निकाल लेना चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके एविडेंस के लिए मज़ीद टाइम दरकार है, तब क्या होगा, तब इंस्पेक्टर को प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, अगर प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है तो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, फेडरल है तो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड या लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर 3 महीने तक
3 महीने से ज़्यादा किसी सूरत में नहीं करेगा। बस 2 हफ्ते से ज़्यादा इसको अगर चीज़ों को सीज या लॉक और सील रखना है तो इनसे परमिशन लेगा, और ये रीज़न इन राइटिंग स्ट्रॉन्ग रीजंस बताएगा कि मैं क्यों लॉक और सील कर रहा हूँ। और यकीन जब लॉक और सील कर दिया या सीज कर दिया तो कोई भी बंदा जो कि उस प्रेमिसिस का इंचार्ज है, ऑक्यूपायर है, ओनर है, बेनिफिशियरी है, वो उधर से कोई चीज़ ले जा नहीं सकता। चीज़ उसकी है, मतलब यहाँ पे गौर करें, चीज़ उसी की है, ओनरशिप यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि आपने सीज किया है, आपने सील किया है, आपने फ्रीज किया है, यू डिडंट कॉन्फिस्केट लीगली। ये बंदा जिसकी ओनरशिप है वो इसे ले जा सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर पावर दी है इंस्पेक्टर को कि इतने अरसे तक विद द परमिशन ऑफ द कंसर्न बोर्ड ये बंदा जो कि लेजिटिमेट ओनर है अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या इंस्पेक्टर का? एविडेंस लेना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एविडेंस के अलावा भी अगर मैंने चीज़ें छोड़ दी तो ये मज़ीद क्राइम तो खैर एक बड़ा वर्ड आ जाएगा, ऑफ मतलब वायलेशन इस एक्ट की कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जे में लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एस में बी नेसेसरी फॉर करिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स जो टाइम टू टाइम इससे पावर मिलती रहेंगी। प्रोवाइडेड के साथ एक चीज़ आ गई। अब तक हमने जो देखा था ना, जो रूल अब तक पावर पढ़े, एक जनरल एक ओवरव्यू लें तो भाई ये बड़ी ख़तरनाक पावर है। अब अगर लोग इंस्पेक्टर से थोड़ा खौफ खाते हैं तो शायद सही खौफ खाते हैं। इसके पास पावर है, और कौन सी पावर है जिससे ज़्यादा परेशानी होती है? सीज करने की पावर, लॉक करने की पावर। ठीक है, आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब गलत काम कोई कर रहे होते हैं ना तो वो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी बचत हो जाए, या तो थोड़ा सा दिल में दर्द, मतलब हार्ट प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, मतलब अगर थोड़ा सा हमदर्दी रखते हैं तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। जो सख्त दिल किस्म के लोग होते हैं वो गलत काम करते हैं, और गलत काम मैं रेफर कर रहा हूँ स्पूरियस ड्रग्स या मिसब्रांडेड ड्रग्स की तरफ। वो गलत काम करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कानून के शिकंजे में ना आए, तो उसके लिहाज से वो हर किस्म के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा लॉ पढ़ा हुआ है और आपकी टीम उस लॉ में या उस लाइसेंस में जो कंडीशंस उन्हें पूरे उस पर पूरे तरीके से अमल पैरा है, तो किसी किस्म की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जनरली अगर आप देखें तो ये ही पावर्स, ठीक है, बिजनेस का लॉस यहीं से होता है। एफ से लेकर FGH, ये पावर्स आई और जे तक, ये पावर्स ज़्यादा ख़तरनाक है, या वाकई जिन्हें आप कहें कि पावर है, फील होता है बंदे का पावर। तो प्रोवाइडेड में लिख दिया गया है कि ये पावर एफ से लेकर जे तक, सीज, लॉक, सीज की बात हो रही है, लॉक की बात हो रही है, फॉरबिड करने की बात हो रही है, ये हर इंस्पेक्टर एक्सरसाइज नहीं करेगा, बल्कि वो इंस्पेक्टर एक्सरसाइज करेगा बाय shall be exercisable only by an inspector specifically authorized in this behalf by an order in writing by the government appointing him। ठीक, ये सिर्फ वो इंस्पेक्टर इन पावर्स को, मतलब लॉक करना, लॉक हर इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ वो इंस्पेक्टर करेगा जिसके पास अथॉरिटी होगी अपॉइंटिंग गवर्नमेंट की तरफ से। अपॉइंटिंग गवर्नमेंट क्यों लिखा है? प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर लें आप, तो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर को जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की बात करें, सिंध गवर्नमेंट ने उसे पावर दी होंगी कि तुम एरिया सील कर सकते हो या आप स्टॉक ऑफ ड्रग को सीज कर सकते हो। जिसके पास ये पावर नहीं है तो वो सीज नहीं कर सकता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हर इंस्पेक्टर के पास पावर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसके पास है जिसे परमिशन मिली हुई है। ठीक है, इन चीज़ों को देख, यहाँ पर आते हैं तो हमने पावर्स पूरी कवर कर ली हैं। एक क्विक रिव्यू लेते हैं जहन में। अगेन शुरू में जो हमने इस अगर आप अभी थोड़ा रिवाइंड करके देख सकें, तो शुरू में मैंने ये कहा था कि पावर्स पढ़ने के साथ साथ आप जहन में रखिएगा कि ड्यूटीज इंस्पेक्टर की क्या है। अब ये पावर आपने देख ली, इधर जो मैं भी कह रहा हूँ या आप लोग ये पढ़ते हुए ना तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी को भी ध्यान में रखें, उन ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए पावर्स की ज़रूरत है। अब ये पावर सफिशेंट हैं या इनसफिशेंट हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, टू मच पावर करप्ट, ये भी होता है, तो ये इस पर डिबेट हो सकती है। अभी हम सिर्फ प्रिंटेड वर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक समरी लेते हैं। और हाँ, और दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि अगर आप जब ये पावर्स को एक्सरसाइज करने में रुकावट डाली तो पनिशमेंट है। अब ज़रा क्विक रिव्यू लेते हैं।
फर्स्ट पावर इंस्पेक्ट किसी प्रेमिसेस से जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहाँ वो समझ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तमाम चीज़ें, QC रिकॉर्ड रजिस्टर। सेकंड पावर ये है कि जहाँ पर ड्रग स्टोर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रजिस्टर वगैरह सबको इंस्पेक्ट कर सकता है। सैंपल लेने की पावर है इसके पास, किसी भी बिल्डिंग में वेसल वगैरह में एंटर और सर्च कर सकता है, असिस्टेंस कॉल कर सकता है। लॉ यकीन लिखा हुआ नहीं लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही हैं क्योंकि आर्म्स उन्हीं के पास होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले के बदमाश लेकर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है। अच्छा, कॉल एनी पर्सन, विटनेस के तौर पर कॉल कर सकता है, सीज कर सकता है किसी भी ड्रग आर्टिकल को जो ये समझता है कि एविडेंस लॉस हो जाएगा अगर सीज नहीं किया। किसी भी बंदे को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला सकता है जो हेल्पफुल होगी इसको प्रोसिक्यूशन में। लॉक एंड सील कर सकता है किसी भी फैक्ट्री लेबॉर्ट्री शॉप को जहाँ पर वो समझता है कि कंट्रवेंशन हो रही है एक्ट की, और किसी भी शख्स को जो लेजिटिमेट ओनर है किसी जगह का, उसे 2 हफ्ते से 3 महीने तक बाउंड कर सकते हैं कि आप इधर से कोई चीज़ लेकर नहीं जाएंगे, मतलब आपने एरिया सील कर दिया है। लेकिन इस अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर सील कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दैट वॉज द समरी। अच्छा, अभी 2 दफ़ा मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर चुका हूँ, रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब बात ये आ रही है कि फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर किसे रिपोर्ट करेगा और प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर किसे रिपोर्ट करेगा, कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढने में टाइम लगेगा। 12 मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है। तो यकीनन चूंकि आप लॉ पढ़ें तो आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि वेयर इट इज़ रिटन, दिखा दें कहाँ लिखा हुआ है। तो ज़रा सा हम ढूंढते हैं, थोड़ा सा आप आगे आइएगा। ये चल रहा है सेक्शन 19। ओके, सेक्शन 19, सेक्शन 19, फिर इसके चल रहे हैं सब सेक्शन सब सेक्शन सब सेक्शन सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 पढ़ें। द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट shall, unless the board otherwise direct, always refer the case to the provincial quality control board and seek orders as to the action to be taken in respect of such contravention। मतलब यहाँ एविडेंस आपके पास, it is written under subsection 6 of section 19 of the drug act 1976 that provincial inspector always refer the matter to the provincial quality control board। मतलब रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है प्रोविंशियल इंस्पेक्टर के लिए? प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ओके, और प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बताएगा कि आप करना क्या है। इससे पहले जो इंस्पेक्टर ने किया होगा कोई कंट्रवेंशन है, उससे पहले अपना प्रोसीजर कर चुका होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसका प्रोसीजर देखेंगे। Similarly, under subsection 7, the federal inspector on finding any contravention of this act for which he is authorized shall, unless otherwise directed, always refer the case to the central licensing board or the registration board or any other authority as may be specified for the purpose and seek any further orders। मतलब सिमिलर वर्डिंग्स हैं, सिमिलर वर्डिंग है नंबर 6 में और 7 में। फ़र्क यहाँ प्रोविंशियल की बात आ रही है, यहाँ फेडरल की बात आ रही है। यहाँ पर ज़रा बोर्ड्स के नाम ज़्यादा हो गए इसलिए लेंथ जुमले की ज़्यादा हो गई। 3 लाइन्स में आ रहा है, यहाँ पर चौथी के बाद एक लाइन एक वर्ड 5वीं लाइनें भी चलाई है। समरी क्या है? प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की रिपोर्टिंग अथॉरिटी है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्टिंग अथॉरिटी है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड रजिस्ट्रेशन बोर्ड इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट। जहन में रखें, कंट्रावेंशन एक्ट के किसी भी प्रोविजन की किसी भी सेक्शन की हो रही है तो ये मामला रिपोर्ट करेंगे कहाँ? इन चीज़ों को, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को और फेडरल वाला सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड रजिस्ट्रेशन बोर्ड को। कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट जनरली रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है? प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की फेडरल गवर्नमेंट थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, अच्छा इसे हम यहीं तक रखते हैं। आज इस वीडियो में हमने पावर ऑफ इंस्पेक्टर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो प्लान है इंशाल्लाह वो ये है कि हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल अगर ये सैंपल ले रहा है तो सैंपल क्या करेगा? मुट्ठी भर के दवाइयाँ उठा के ले जाएगा, या अपने साथ एक थैला भर के लेकर आएगा, थैले में दवाइयाँ ले जाएगा, या सील अगर एरिया को कर रहा है तो सील करने का तरीक़ेकार क्या होगा, या सैंपल ले लें, सैंपल लेने के बाद क्या करना होगा। तो ये इन पावर्स को एक्सरसाइज करने का तरीका कानून में जो वज़ा किया गया है वो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट।
और कुछ चीज़ें शायद रूल्स हैं ये मौजूद हों। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी हवाले से बनाने के इरादे, जिसमें वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर का मतलब है ड्रग इंस्पेक्टर्स अंडर द ड्रग एक्ट 1976। ओके, थैंक यू।